नमस्कार दोस्तों, एनसीटीवी पर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार पर हर मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं, पर सरकार तो सरकार है, उसकी मर्जी, वो जवाब दे या न दे। पर इन्हीं बातों से, अड़ियल रवैयों से और अपने अहंकारी व्यवहार से अब वो लोगों की नज़रों में गिरने लगी है। केंद्र पर कोविड-19 संबंधी आंकड़े छिपाने का आरोप है। राज्यसभा में कई नेताओं ने कहा कि इस महामारी प्रबंधन में सरकार पूरी तरह से विफल रही है और स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना दिया गया। देश में कोविड-19 महामारी का प्रबंधन, टीकाकरण का कार्यान्वयन और संभावित तीसरी लहर को देखते हुए नीति और चुनौतियों पर राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं ने सरकार की पूरी तरह से पोल खोल दी। देश इस महामारी की दूसरी लहर के बाद कहा जा रहा है कि हम तीसरी लहर के मुहाने पर हम खड़े हैं। दूसरी महामारी के घाव अभी तक भरे नहीं हैं और ये ऐसी त्रासदी थी जिसमें सरकार की नाकामियों, कुप्रबंधन की वजह से लोगों ने अपनों को खोया है, अपने रिश्तेदारों को खोया है, अपने दोस्तों को खोया है, अपने परिवार को खोया है। प्रवासी कामगार नौकरी रोजगार जाना, अस्पतालों में बेड ऑक्सीजन न मिलना, लॉकडाउन और अर्थव्यवस्था का दबाव होना, ये दूसरी लहर के दर्द हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस पर चिंता नहीं जताई। सरकार को विज्ञापन दिखाने में, लुभावनी बातें करने और उन्हें बार बार दोहराने में महारत हासिल है। राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता श्री आनंद शर्मा, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने केंद्र सरकार की पूरी विफलता पर आईना दिखाया। आइए उनका वक्तव्य सुनते हैं। After the painful experiences of this country, our people, the sufferings that tens of millions of Indians have faced, it's true that a pandemic is always global. A pandemic is not local. We all understand that. And we also understand how important the steps that have been taken. But at the same time, I would like to say, sir, that this discussion, when has intensity, this discussion also must have compassion. This discussion, I would have expected, would raise the level and become truly a bipartisan debate which the people of the country will celebrate and feel reassured that it is not you and me, it is India together which is talking. Unfortunately, I didn't see that. I am a senior member of this House. I have been around for long. I have been in the government and I have been in the opposition. Therefore, I would like to answer that when we have such debates, we must honestly look at the facts. We must not quarrel over numbers. We must not get into hair splitting that I did this and you did that. We are very proud as a nation of our scientists, of our doctors, of our paramedics. All Indians are. We are proud of our epidemiologists and scientists, our vaccine manufacturers. And let me put the record straight. India has not been recognized today for its vaccine manufacturing ability. In 1990s, India became the largest vaccine manufacturer of the world. It took decades and decades after independence. Which year did Serum Institute come up? It was in the decade of the 1960s. When was the first vaccine institute established? So let's not say the governments have a duty. Whether it was Jawaharlal Nehru or whether it is Shri Narendra Modi today. All governments have a job. No government in independent India faced a pandemic. That is the truth. Because the last pandemic was 1918. उसके बाद तो अभी आया, महामारी है, संक्रमण है, उससे हमको अनुभव भी हुआ है, कष्ट भी हुआ है। उस अनुभव के आधार पर हमको अपनी चर्चा आगे बढ़ानी चाहिए। ये सही माने में जो दूसरी वेव आई है वो बड़ी सख्त थी। मैं ये नहीं कहूंगा अप्रत्याशित थी। ये आग की तरह फैली, महानगरों में नहीं, कस्बों में भी गांव-गांव चली गई। वो दृश्य हमने देखे, हृदय विदारक थे, उसे हम इनकार नहीं कर सकते। जिनके घरों में मौत हुई है, जिनके परिजन चले गए, जो उनको अंतिम विदाई नहीं दे सके, जहां शमशान घाटों में जगह नहीं मिली, कब्रिस्तानों में जगह नहीं थी, पूरा देश जानता है। ये किसी को दोषारोपण की बात नहीं है, ये त्रासदी थी और विश्व के दूसरे हिस्सों में भी आई और आज भी तीसरी वेव चल रही है अफ्रीका के अंदर, यूरोप के अंदर, और हम घबराए हुए हैं देश के रूप में कि हमारे यहां भी आएगी। मेरा
मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है यहां पे कि कभी हमारे यहां कहा जाता है अक्टूबर में आएगी, कभी कहा जाता है कि अगस्त आखिर में आएगी। कृपा करके जो भी एजेंसीज हैं उनको कह दीजिए कि एक आवाज में भारत की सरकार की तरफ से चेतावनी आए, देश को सजग करें कि कब का अनुमान है। कोई नहीं कह सकता निश्चित तरीके से कितनी गंभीर होगी, कितने लोग इससे संक्रमण से प्रभावित होंगे, ये कोई नहीं बता सकता। जिस तरह से कोई डॉक्टर, कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता वेरिएंट्स के बारे में। ये सवाल ना मैं आपसे करूंगा कि जो वैक्सीन्स हैं वो क्या बचाएंगी डेल्टा वेरिएंट से, डेल्टा प्लस से, क्योंकि इतना मैं डॉक्टर नहीं हूं, पर इतना विवेक रखता हूं कि यह जवाब किसी के पास नहीं है, विश्व में नहीं है, तो इसलिए प्रश्न हम नहीं मांगे। मुझे सिर्फ एक चीज जरूर कहूंगा कि शायद अच्छा होगा अगर हम पहली वेव के बाद जो अनुभव आए थे उसके आधार पर हम सचेत रहते और तैयारी करते। ये कोई केवल केंद्र सरकार की बात नहीं, ये भागीदारी की बात है। ये भारत गणराज्य में 30 राज्य भी हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये पार्टनरशिप में होता है केंद्र की सरकारें और राज्यों की सरकारें। चाहे वो लॉकडाउन है, वो तो तहसील तक जाता है, गांव तक चले गए, तो उसके लिए क्या आपके स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स होंगे, किस तरह से हम मिलकर आगे के लिए तैयारी करेंगे, हमको ये बात देखनी पड़ेगी। शायद जो उसको कहते हैं कि थकावट आ गई थी पहली वेव के बाद, there was a fatigue and there was some complacency. Therefore, the administration was not prepared. The fact of the matter is, and we cannot be in denial, like if you are in denial of the treatment or vaccine, you cannot treat the pandemic. But if you are in denial of facts and reality, we cannot prepare for future. This is my request to you, very humbly, that many facilities that were created during the first wave all over the country got deactivated. They were mothballed. We didn't realize the pandemics have a pattern. The second wave will be more severe. Then the third wave will come. Then the fourth will come. And that's why the government must ensure today that the facilities created when we were grappling, the country was overwhelmed, our systems were collapsing across the country. It was so severe that those facilities remain in a state of readiness for the third wave. Similarly, for the oxygen. Sir, this country has made many achievements. We are a space power, we are a nuclear power. We are respected globally for our technological prowess and the institutions that India has. But sir, this is also a fact that we grappled with the oxygen shortage. This is a fact. It's not that effort was not made. I'm not one of those who denies that. But the oxygen need suddenly skyrocketed. True, industrial oxygen got diverted. We ramped up the facilities. This is, being a global challenge, other countries came to our help. We were not in a position in the month of second half of April and in the month of May to save our people. ये सच्चाई है। इसमें क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि वायरस टेलीफोन करके नहीं आया था। पर सच्चाई ये है कि भारत की राजधानी के बड़े बड़े अस्पतालों के अंदर मरीज भी मरे, डॉक्टर भी मरे, चाहे वो गंगाराम था, चाहे बत्रा अस्पताल थे। हमारे मित्र यहां पे कई डॉक्टर बैठे, कई विद्वान बैठे हैं। एक दूसरे को ज्ञान देने की बात नहीं है, इस वक्त एकजुटता की बात, एकता की बात। राजनीति होती रहेगी अपनी जगह पे, मानवता को बचाने की लड़ाई चल रही है। पहले उसका सोचे सब लोग मिलकर। आपने क्या कमी करी, हमने क्या कमी करी, उस पे तो तीसरी वेव भी आ जाएगी।
कृपा करके अगली वेव की तैयारी की हम बात करें, शायद हम कुछ कर पाए। मंत्री महोदय जब अपना उत्तर दें, वो एक बात जरूर बताएं महोदय कि जो सरकार ने कहा है कि हम 162 पीएसए प्लांट ऑक्सीजन के कमीशन कर रहे हैं, कितने हुए? 500 नए पीएसए प्लांट्स are planned to be installed in the hospitals and district headquarters to enhance oxygen generation, and also the PSA plants to be developed by the DRDO. We want a specific answer from the government कि हम कहां तक पहुंचे हैं, कितनी कमी रह गई, कब तक हम उसको पूरा करेंगे, ताकि देश आश्वस्त हो कि अगली बार हमको हमारी तैयारी बेहतर रहेगी और ये कमी हम पे दोबारा नहीं आएगी। अन्य आंकड़ों की बात हुई कि कितने लोग मरे। मुझे पता है कि हमारे देश के अंदर संस्था है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स। हर राज्य के अंदर सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है। हर जिला के अंदर, हर तहसील के अंदर, हर सब डिवीजन के अंदर डेथ रिकॉर्ड होती है, होगी। देरी होती है पर डेथ तो रिकॉर्ड होगी, क्योंकि जो मृतक हैं उनके परिवारों को डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, और कहीं ना होगा रिकॉर्ड तो गांवों का पंचायतों के पास होता है, शमशान गृह में होता है कि कौन कौन मृतक आया। तो मुझे सरकार से एक बात कहनी है, एक्सेस डेथ्स बहुत रिपोर्ट हुई है, सब जगह लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे, सब जगह पे लोग टेस्ट नहीं करा पाए। तो जो एक्सेस डेथ्स हैं उसमें कोविड की कितनी थी और दूसरी कितनी, उसकी कृपा जानकारी जल्दी मिले देश को, ताकि जो विषय उठा है, क्या कारण है कि हर चीज के लिए नागरिकों को गुहार सुप्रीम कोर्ट में लगानी पड़े। अरे प्रजातंत्र है, चुनी हुई सरकारें हैं केंद्र में और राज्यों में, सरकार तय करे कि कितना मुआवजा देना है, कितनी कॉम्पेंसेशन देनी है। क्यों इंतजार करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे? हम सबसे बड़ा जनतंत्र है, हम निर्णय करें, और सरकार से भी यह अपेक्षा। लोग मरे हैं, आपने सारा प्रबंधन एनडीए एक्ट के तहत किया है, कृपा करके इस पे आप गौर करें। माननीय सभापति महोदय, there are many issues, many lessons that we have learned from the severe second wave, and how millions of jobs have been lost, tens of millions lost their daily wages and incomes. Therefore, it's important for us to reflect on the social and economic consequences, the fallout. One lesson has been, besides the oxygen which I just referred, sir, before you came, was about the black marketing of the life-saving medicines. We had the medicines. It's a larger question that how to ensure that whether it is steroids like dexamethasone, methylprednisolone, whether it was remdesivir, a colleague mentioned, which was sold, Ram Gopalji, for 1 lakh a vial, how to ensure that when the next wave comes, the governments, it's not, I'm not saying you. Yes, Government of India must give very clear standard operating protocols and directions, because it's being managed through the NDMA Act, and all the states must put in place stringent checks so that life-saving medicines which India produces in abundance is available to the citizens. So one thing which is not being discussed about our children, about our poor, their education. This pandemic has resulted in mental health issues, emotional issues, especially amongst the poor, amongst the women who manage the households, and children. Is there any estimation, sir, which we must have an audit? How many children have fallen out of the education mainstream? How many children who could not attend the virtual classes? We may easily say that we have a notepad, or we have other computer instruments,
But the internet access, sir, in rural India is only 15%. In urban India, it may be 42%, but in the national capital of Delhi, 7 lakh school children did not have any internet access. Now, sir, smartphones, 75% to 80% children in rural India do not have any access. Sir, hundreds have committed suicides. There have been heart-rending stories. Government should create a special fund for such children. Government should also create adequate provision for orphan children, जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप दोनों चले गए. ये करना चाहिए. सर, इस बच्चों से जुड़ी बात है मिड डे मील स्कीम की. स्कूल बंद है. जो गरीबों के बच्चे मिड डे मील स्कीम के लिए आते थे, वो तो ना खाना मिलता है ना स्कूल में आते हैं. कितने लोग चाइल्ड लेबर में चले गए. ये जरूरी है कि जिन बच्चों को मिलता था मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट, उनके यहां पे ड्राई राशन हर राज्य में, हर जिला में, हर तहसील में पहुंचाए जाएं. देखिए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, सभापति. कोई जवाब दे रहे हैं, बैठ के जवाब देना नहीं और जवाब देने का अवसर भी मिला नहीं आपको. प्लीज सर, दिस इज नॉट द वे. The other matter is pertaining to the migrant labor and workers. We have about, in India, the total number of migrant people is 43% of the population. More than 10 crore migrant labor and workers are there. In the second wave also, 3.5 crore had to go back. Second wave. So I'll say that second wave, in one way, the trains were running. We didn't have the same scenes as the first wave. But the national database of the migrant labor, so that they have access to rations anywhere in the country, is yet to be created. I hope, though, that work is accelerated so that the sooner we have it, the better social protection we give to our poor. So when I refer to, I am not going to go into details that what is the GDP percentage and all that is lost, and it won't go. This House will have a discussion on the economy. But sir, there have been 3 packages that the government has given. These are stimulus packages. Total, what the government claims, is 17.1 lakh crore, or 8.7% of India's GDP. So the fact is that the actual fiscal impact or outgo is 2.7 lakh crores. That is 1.4% of the GDP. The rest are credit measures, fiscal measures. अच्छी नीयत से किए हुए हो सकते हैं. अब जिस तरह से रेडी वाला है, खोंचे वाला है, जिसका कारोबार बंद हो गया लॉकडाउन में, और हमारे देश में नहीं, दुनिया में 1/3 रेस्टोरेंट्स वगैरह सब बंद हो गए. अब उनको कर्जा लेने के लिए कहो, रेडी वाले को, खोंचे वाले को, कहां देगा कर्जा, कैसे देगा, गारंटी बड़ा मुश्किल काम है अगर सरकार भी गारंटी देती है. और उसी तरह की तकलीफ आ रही है जिस तरह हम टूरिस्ट गाइड को देते हैं. अब टूरिज्म बंद है. अभी हरदीप पुरी जी ने कहा कि सारी फ्लाइट्स हमने सबसे पहले काम किया था. जब ना टूरिस्ट आएगा, ना पर्यटक आएगा, ना पर्यटक स्थल खुलेंगे, तो ना टूरिस्ट गाइड किसी को दिखाने के लिए जाएगा, तो वो कर्जा लेके कहां जाएगा, कौन सा कर्जा किस काम के लिए. कृपा करके इस पर पुनर्विचार करें. एक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, भारत के पास 600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है. 10 बिलियन अपने देश के लोगों को दे दो. 10 बिलियन तो दे दो. 7 लाख करोड़ से ऊपर बन जाता है, 7.5 लाख करोड़. ये मेरा आपसे आग्रह है भारत की सरकार से. इस पे आप गौर करें, लोगों के हाथ में पैसा दें. ये बहस का विषय नहीं है वैक्सीनेशन. कई सदस्यों ने कहा कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन. यस एंड नो, एंड आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू देयर other details also. There can be 2 perspectives. The fact of the matter is that there was a delay in placing firm orders. There was a delay. Other countries, whether it's America, whether it is UK, Germany, they placed firm orders by May last year. We have placed first firm orders only in the month of January this year, and second firm orders last week, which is of 14,500 crores, where we will get 66 crore vaccines. Sir, these are the government of India releases the numbers every day.
So these are not Anand Sharma's numbers, Government of India statement. I'm repeating what the government says. And let me assure, because a friend gestured, if I give you a number, with all humility, I'll say that cannot be challenged, because that is your government's number. That's not my number. The fact of the matter also is, nobody denies the fact that we are a country with 140 crore population. Therefore, we have to prepare for that. China is 150 crore plus. They have to prepare for that. You can't expect Greece or Turkey to have the same vaccination as Bharat Ganrajya. ठीक है, हमारे यहां पे अभी 40 करोड़ का आप आंकड़ा कहते हैं, बिल्कुल ठीक, मैं भी सहमत हूं उससे, पर उसमें से फर्स्ट डोज वाले 32.5 करोड़ है, और सेकंड डोज जिनको दोनों डोज मिल चुकी है वो लगभग 9 करोड़ पे हम पहुंच रहे हैं। पर जहां तक बड़े देशों की सूची है, अभी हम 9% के आसपास भी नहीं पहुंच पाए हैं। जो ये आंकड़े हैं हर देश के, अब हम ये नहीं कहेंगे कि भाई किस हमारा सबसे आगे पहुंच गया नंबर। प्रश्न ये है कि अभी हमको बहुत काम करना है। उसके लिए क्या रूपरेखा होगी, किसी तरह की कोताही ना हो। सर, मैं खत्म करता हूं। उसके लिए दोबारा वो अनुभव ना हो। ये तो नहीं है कि तकलीफ नहीं आएगी, ये नहीं है कि अस्पतालों में लोग नहीं जाएंगे, ये नहीं कि लोगों के परिजन नहीं चले जाएंगे, पर हम तैयारी में रहें थर्ड वेव की। मैं इसलिए कह रहा हूं सर, बिफोर आई कंक्लूड, that only last night I was speaking to one of the key persons who is connected with the management. And I was taken aback. I'm not going to take the name. I cannot. And I was told कि अगर थर्ड वेव आई, तो हमने कहा आपने ये कैसे कह दिया कि अगर, सब जगह आ रही है, आपको तो तैयारी रखनी चाहिए, हमको चेताना चाहिए कि आप किसी तरह की ढिलाई मत करिए, तैयारी रखिए, कोविड की एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल जो सारे हैं उनको फॉलो करें। सर, हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वैक्सीन बचाती है, पर ये इन्फेक्शन ना हो ऐसा तो नहीं होता। मेरा अपना अनुभव है, डिस्पाइट बीइंग फुल्ली वैक्सीनेटेड, आई हैड अ ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन, आई वाज इन हॉस्पिटल। एज शास्त्रबुद्धे जी वाज सेइंग, he was fortunate, that was the first wave. Maybe some of us were less fortunate. We had the Delta, and therefore it was a challenge. We do not wish a situation in this country, sir, before I conclude, to submit before this August House. Make a fresh beginning. All of us need to think. Question is of our people. Question is of our children. Question is of India's economy. Question is of humanity. How do we fight this battle? Let us not have a repeat of what we say कि मैं नहीं तुम नहीं मैं, ये देश ना तुम्हारा ना हमारा, हम सबका। इसको ऐसा ही मान के चले, ये सबका है। और इसलिए आपसे ये आग्रह है कि जो हमने अनुभव किया है पहली 2 वेव का, उसके आधार पर हम तैयारी रखें। ये देश के हित में होगा और हम दुनिया को दिखा सकें कि भारतवर्ष तैयार है इस चुनौती के लिए। धन्यवाद। तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, फिर गालियां भी खानी पड़ती है। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि ये जुमलेबाजी की विषय नहीं है, बल्कि ये राष्ट्रीय आपत्ति का विषय है। तालियां बजाओ, थालियां बजाओ, फिर गालियां भी खानी पड़ती है। देखिए, हम विज्ञानवाद में जी रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला और जीत गए। हमें 21 दिन चाहिए कोरोना का युद्ध जीतने के लिए। और कितने 21 दिन चाहिए, मैं ये सवाल हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर से पूछना चाहता हूं। इसलिए कि एक युद्ध में, 2 साल के युद्ध में एक हेल्थ मिनिस्टर का तो बलि का बकरा बना दिया। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं, ये कोई राजनीति का विषय नहीं है,
ये कोई श्रेयवाद की लड़ाई नहीं है, ये कोई जुमलेबाजी का विषय नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपत्ति है। और हम सब लोग, चाहे देश हो, चाहे राज्य हो, चाहे गांव हो, हम सब इस राष्ट्रीय आपत्ति से अपने अपने स्तर पर लड़ रहे हैं। हम सभी ने यहां जो बैठे, हम सभी ने इस काल में किसी ने किसी को, नजदीक व्यक्ति को खोया है, चाहे परिवार में हो, चाहे मित्र हो, चाहे यहाँ के हमारे साथी हो। यहाँ राजू सातव जी, अहमद पटेल जी, महापात्रा जी, सुरेश आंगड़ी जी, वहाँ लोकसभा में एक्स मेंबर्स, सभी को हमने खोया है। और तकलीफ है, राजू सातव तो 2 दिन पहले हमसे बात कर रहे थे हॉस्पिटल से वीडियो कॉल पे, 2 दिन पहले हमसे बात की उसने। ऐसा मंजर हमने कभी नहीं देखा। स्मशान में 24 घंटे तक मृतकों की कतार लगी रही थी। एम्बुलेंस 2-2 दिन स्मशानों के बाहर एम्बुलेंस लगी रहती थी। गंगा के जहां जहां गंगा का प्रवाह चलता है, पटना तक, बंगाल तक, जहां वहां तक ये कोरोना के जो मृतों के शरीर तैरते तैरते वहां तक जाते थे हजारों। लेकिन कल वाराणसी में हमारे प्रधानमंत्री जी गए, वहां बहुत प्रशंसा की। वाराणसी में तो सबसे ज्यादा, देखिए क्या गंगा मैया झूठ बोल रही थी, जो अपने साथ इतने शवों को लेकर हमारे सामने आ रही थी। गंगा मैया तो झूठ नहीं बोल रही थी। जिस तरह से, जी हाँ, और जिस तरह से गंगा के किनारे, जिस तरह से गंगा के किनारे हजारों शवों को दफनाया गया जैसे भी लाकर, वो हम सबने देखा है, पूरे विश्व में देखा है। और इस शवों का अपमान, डिग्निफाइड मौत नहीं मिली उनको, अंत संस्कार नहीं हुआ। इंडियन पिनल कोड 297 जहां लिखा है कि शवों का अपमान नहीं होना चाहिए, वो गैर कानूनी है और अपराध दंड है। लेकिन हमने हजारों शवों को इस तरह से फिर एक बार मारा है, कुचला है और अपराध किया है। ये किसकी जिम्मेदारी है? मैं किसी एक व्यक्ति को, एक सरकार को दोष नहीं देता हूं। बात सिस्टम की है और सिस्टम के पीछे जो व्यक्ति है उनके बारे में है। लेकिन सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकारी आंकड़े से ज्यादा है, सही बताए। देश में देखिए, महाराष्ट्र और राज्य की बात छोड़ दीजिए, चेयर को एड्रेस करिए। हाँ चेयर, देखिए आप उनको बताइए। नहीं प्लीज आप एड्रेस करिए। आज भी लॉकडाउन चल रहा है सर, लॉकडाउन का अपना एक दर्द है। लेकिन सिर्फ लॉकडाउन यही एकमात्र उपाय या मात्रा नहीं है। बात अगर हम वैक्सीनेशन की करते हैं तो पूरे, अरे महाराष्ट्र तो करेगा, महाराष्ट्र तो सबसे ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महाराष्ट्र मॉडल पूरे देश में लगाइए, आप लगाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मुंबई मॉडल को आप इस्तेमाल करिए। ये मद्रास हाईकोर्ट का आदेश है कि मुंबई मॉडल को आप ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन और कोविड सेंटर के बारे में जो कहा है, आप पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। आप क्या मुझे बता रहे हो महाराष्ट्र? आप आकर देखिए महाराष्ट्र की सरकार क्या कर रही है, आप आकर देखिए एक बार। संजय जी आप समाप्त कीजिए। संजय जी आप समाप्त, संजय जी इंडिया समाप्त कीजिए आप। नहीं कुछ नहीं, योर टाइम इज ओवर। क्या? योर टाइम इज ओवर। अरे अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। योर टाइम इज ओवर। नहीं मेरा टाइम कितना है आप बताइए। 5 मिनट्स। तो 5 मिनट नहीं हो गया है? नहीं हो गया, 5 मिनट नहीं हुआ। यू स्टार्टेड ऑन, आपका टाइम 3 पर। तो सर, तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चलता रहेगा, लेकिन मास वैक्सीनेशन नहीं इससे चलेगा। हमारे देश में अब तक कितने वैक्सीनेशन हम कर चुके हैं? 125 करोड़ का देश है, कितने % हम वैक्सीन अब तक कर चुके हैं? आज भी देखिए पूरे देश में चाहे महाराष्ट्र के कुछ शहर हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। थैंक यू संजय जी। आज भी वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग दंगा कर रहे हैं। थैंक यू संजय जी। नेक्स्ट स्पीकर। नहीं, और हमने 6 करोड़ वैक्सीन विदेश में भेज दिए। हमने 9000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन विदेश में भेज दिया है। नहीं, आप समाप्त करिए प्लीज। इससे हमारी हेल्थ केयर की पूरी पोल खोली। प्लीज समाप्त कीजिए आप संजय जी। नेक्स्ट स्पीकर इज आप ये अभी हम तीसरी लहर, अशोक सिद्धार्थ। हम तीसरी लहर की बात अशोक सिद्धार्थ जी। सरकार
जो दावे करे, पर सच ये है कि उच्चतम न्यायालय के कहने के बाद सरकार को कदम उठाने पड़े। दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह से उच्चतम न्यायालय कह रहा था। तीसरी लहर का आशंका है और ज़रूरत है कि सरकार वह तथ्यों और आंकड़ों को नकारे नहीं, तभी उसका सामना किया जा सकता है।